गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं भूगोल। शुरुआत कर रहे हैं हम इंडियन ज्योग्राफी से। और शुरुआत में हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी क्या है और भारत का सामान्य परिचय। कोई बताए जरा ज्योग्राफी क्या है? कोई बता सकता है ज्योग्राफी क्या है? हाँ जी, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। अब पृथ्वी क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, प्राकृतिक घटनाएं, चक्रवात, ये सब जो चीजें हैं, जल, थल, वायु, आकाश, पाताल, धरातल के अंदर क्या है, धरातल के ऊपर क्या है, अंतरिक्ष में क्या है, ये सब पृथ्वी के घटक हैं और इनके बारे में अध्ययन करना ही ज्योग्राफी है। क्लियर एकदम? भूगोल क्या है? पृथ्वी का अध्ययन करना या भूगोल का वर्णन करना। अब सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया, विषय वस्तु क्या है? ज्योग्राफी की विषय वस्तु क्या है? क्या है विषय वस्तु? हमें बताइए जरा। ज्योग्राफी की विषय वस्तु क्या है? आपसे पूछ रहा हूं। नहीं बता? अरे अभी तो बताया मैंने आपको, अभी बताया ना ज्योग्राफी की विषय वस्तु क्या बताया? भौगोलिक विस्तार, हाँ, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, हाँ, समुद्र, यस, आकाश, धरातल, धरातल के अंदर के खनिज पदार्थ, व्यापार, ये सब क्या है? चक्रवात, यस, सुनामी, ये सब क्या है? ज्योग्राफी की विषय वस्तु है। क्लियर रहेगा एकदम? ज्योग्राफी में हमें जो जो पढ़ना होता है, भूगोल में जो जो पढ़ते हैं, वो सब उसकी विषय वस्तु है। अब जैसे इसमें लिखा है उच्चावच, उच्चावच है। अब भौतिक भूगोल तो है नहीं, नहीं तो मैं इन सब चीजों को बड़े अच्छे से पढ़ाता हूँ। ज्योग्राफी मेरा प्रिय सब्जेक्ट भी है। अब उच्चावच मतलब धरातल जो है वो प्लेन नहीं है, धरातल जो है वो प्लेन नहीं है, बल्कि वो उबड़ खाबड़ है। तो जैसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, उच्चावच अलग अलग होते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच मतलब महासागर और धरती, महासागर और धरती, महासागर, महाद्वीप, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच। फिर हम देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, जैसे धरातल है, महाद्वीप है, उसके ऊपर कहीं खाई है, कहीं समतल है, कहीं ऊंचाई है। तो पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, ये क्या है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। फिर होते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के, अब जैसा था वैसा तो है, लेकिन जैसे नदी बह रही है, पवन चल रही है और वो अपर्दन कर रही है, अपर्दन कर रही है, तो कहीं पर वो खरोंच रही है अपर्दन के माध्यम से, कहीं डिपॉजिट कर रही है, जमा कर रही है, तो जो खाई थी वो भर गई। तो ऐसे जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, फिर पुनः जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? तृतीय श्रेणी के उच्चावच। और ये ज्योग्राफी में हमें पढ़ना होता है। क्लियर हो गया? तो क्या है? उच्चावच। फिर है जलवायु। जलवायु दूसरी अवधारणा, हमें क्या पढ़ना होता है भूगोल में? जलवायु, जल और वायु। जब किसी क्षेत्र का हवा और वर्षा, हवा और वर्षा की जो अस्थायी दशाएं होती है, हवा और वर्षा, इसकी जो अस्थायी दशा 2 महीने 3 महीने की जो दशाएं होती हैं, वो कहलाते हैं मौसम। वो क्या कहलाता है? मौसम। जैसे हमारे यहाँ ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, ये चलता है, तो ये मौसम है। 2-3 महीने की जो दशाएं होती है वो मौसम कहलाती है। और वही जब लंबे समय तक होता है, 10 साल 20 साल, तो वो क्या कहलाती है? जलवायु। मौसम की जो स्थायी दशाएं हैं, लंबे समय का जो दशाएं होती है, वो क्या कहलाती है? जलवायु। जैसे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय भी है और मानसूनी भी है। उष्णकटिबंधीय मतलब यहाँ टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है।
और दूसरा मानसूनी है। मानसूनी मतलब जब हवाएं एक मौसम विशेष में अपनी दिशाएं बदल देती है। जैसे हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है 6 महीने, और 6 महीने के बाद उत्तर पूर्व से हवाएं चलती है। तो ये मौसम के अनुसार हवाएं बदल जाती है, तो इसलिए क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। फिर है जल प्रवाह। जल प्रवाह में अब देखो नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हो सकती है, झीलें हो सकती है, समुद्र तटीय क्षेत्र हो सकते हैं, ये सब जल प्रवाह के अंतर्गत पड़ेंगे। भारत में कौन कौन सी झीलें हैं, खारे पानी की झीलें कौन सी है, मीठे पानी की झीलें कौन सी है, नदियां कौन सी है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी नदियां जो एस्चुरी बनाती है, कौन सी नदियां जो डेल्टा बनाती है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। वनस्पति, अब वनस्पति में पूरे वन पढ़ेंगे हम। वन है, फसलें क्या वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधे सब उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन हम उसको अलग जो उसका विभाजन कर लेते हैं, और फिर मृदा के आधार पर फसलें। तो वनस्पति कि कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, भारत में कौन से वन पाए जाएंगे, अब उष्ण कटिबंधीय जलवायु है हमारे यहाँ पर, तो फिर पतझड़ वाले वन पाए जाएंगे। लेकिन चूंकि समुद्र तटीय क्षेत्र भी है भारत में, तो ज्वरीय वन भी यहाँ पर पाए जाएंगे। हिमालय वाला क्षेत्र है जहाँ बर्फ से है, तो पूर्णधारी वन या अल्पाइन वन है ना, अल्पाइन वन, शंकुधारी वन, ये सब हमारे यहाँ देखने को मिलेंगे। भाई जिस तरीके से जलवायु में विभिन्नता देखने को मिलेगी, उस तरीके की वनस्पति भी वहां पर देखने को मिलेगी। ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान वाला क्षेत्र या गुजरात का क्षेत्र जहाँ मरुस्थल है, तो वहाँ कटीले वन और झाड़ियां भी देखने को मिलेगी। इसके बाद है मृदा, तो भारत की मृदा भी पढ़ना है हमें। इसमें मृदा जो सबसे पहले पढ़ते हैं काली मिट्टी। मूल मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। क्यों है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकला है, उससे जो मिट्टी बनी है वो काली मिट्टी है। फिर इसे नदियों ने बहा कर ले गया, इधर उधर बारिश हुई और नदियों ने बहा कर ले गया, तो फिर डिपोजनल की प्रोसेस हुई, कहीं पर उसको जमा भी कर दिया। कब तक लेके जाएगी, जैसे ही बाहर बढ़ता है किनारों पर छोड़ते जाते हैं, डेल्टा बनते हैं, तो फिर जलोढ़ मृदा बन जाती है, यहीं पर जलोढ़ मृदा बन जाती है। फिर कहीं पर मूसलाधार बारिश होती है, तो बारिश में क्या होता है कि वो जो मिट्टी बह जाती है, मिट्टी बह जाती है, और कंकड़ पत्थर रेत वगैरह ये सब बच जाते हैं, तो फिर लेटराइट मृदा बन जाती है। मृदा तो एक ही, लेकिन वो जो परिस्थिति है उसके अनुसार मृदा का रंग रूप गुण सब बदलते चल जाते हैं, तो ये भी हमें पढ़ना है इसमें। फिर मृदा के अंदर यदि देखें, जमीन के अंदर, तो फिर खनिज संसाधन, कौन कौन से खनिज हमारे देश में पाए जाते हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार, खनिज आश्चर्य कहते हैं इसे। मालवा के पठार में कौन से खनिज पाए जाते हैं, कोई नहीं, मालवा के पठार में खनिज नहीं पाए जाते हैं। अब इधर नीचे देखो तो दक्कन ट्रेप यानी क्या होता है जी, ट्रैप यानी होता है कैद, ट्रैप यानी क्या होता है, कैद कर लेना है। तो दक्कन ट्रैप क्या है, एक तरीके का जो लावा निकला है, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकला है, वो बेसिक लावा निकला है, वहां पे क्षारीय लावा निकला है। क्षारीय लावा जो होता है वो पतला होता है, पतला होने के कारण वो बहते जाता है, और एक बड़ी सी परत जो है वहां पे बहकर चली गई, और वो ठंडा होके जम गया, तो 200-300 मीटर गहराई तक क्या है, वो लावे की एक परत है। अब लावा जो है वो बड़ा हार्ड होता है, तो इतने मोटे लावे की परत को खोदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो खनिज तो होंगे भी वहां पर नीचे, लेकिन हमें नहीं पता, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, दक्कन ट्रैप। वो ट्रैप हो गया है, वहां पे क्या है क्या नहीं है हमें पता ही नहीं चल रहा। तो वहाँ खनिज हो भी सकता है, लेकिन हमारे वहां पर पहुंच नहीं है। अब वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में कोयले सोने की खदान है, लेकिन सब विश्व की सबसे गहरी खदानों में से इतनी गहराई से खोद कर उसे निकालना पड़ता है। तो दक्कन ट्रैप में ये हो गया, मालवा में है नहीं क्योंकि वो मिट्टी वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार उत्तर भारत में चल जाता है, जलोढ़ मृदा है वहां पर, वहां पत्थर ही नहीं है, तो फिर खनिज कहाँ से मिलेंगे, है?
क्योंकि पहले वहां पर कुछ था नहीं, हिमालय से जो नदियां निकली है उन्होंने वहां पर पूरा भर दिया मिट्टियों से, तो मिट्टी मिट्टी है वहां पर। तो खनिज संसाधन, ये सारी विविधताएं जो पढ़ते हैं ये सब भूगोल की विषय वस्तु है। अब इरेटोस्थनीज एक नाम है, इरेटोस्थनीज। पहला व्यक्ति जिसने क्या किया, ज्योग्राफी शब्द का उपयोग किया। यूनान के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। नीचे बता दिया, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया कब, 234 ईसा पूर्व। इरेटोस्थनीज परिभाषा देने के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। पहले भी मृदा को पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा कोई शब्द आया था कि ये इसे एक विषय है और इसको हम ज्योग्राफी बोलेंगे करके, ऐसा नहीं था। ये सबसे पहले इन्होंने उपयोग किया है। इरेटोस्थनीज कहाँ के रहने वाले थे ये, यूनान के कौन थे, भूगर्भ शास्त्री। अब भूगोल का जनक, भूगोल का जनक और यह हिकेटियस, भूगोल का जनक कौन है, हिकेटियस। भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस। आधुनिक भूगोल का जनक, इसे भी देखेंगे हम। आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एक और पढ़ना है हमें, मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक। मानव भूगोल का जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल, ये मानव भूगोल के जनक, मानव भूगोल के जनक। क्लियर हो गया। भूगोल शब्द का उपयोग किसने, इरेटोस्थनीज। भूगोल के जनक हिकेटियस। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल। ज्योग्राफी के जो दो शाखाएं हैं मुख्य रूप से, एक है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे, जो अपन ने ऊपर जो बताया था मैंने, उच्चावच है, जलवायु, जल प्रवाह, वनस्पति, मृदा, खनिज संसाधन, ये सब काय में भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है, महासागर, महाद्वीप, ये सब कुछ। और मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे, परिवहन, व्यापार, जी, उद्योग, यूनिटी को भी सुन लेते हैं।
मानव द्वारा बनाए गए संसाधन। कौन कौन से? ठीक है, मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे हम आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हम आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां हम कर रहे हैं, व्यापार वगैरह, परिवहन वगैरह, ये सब भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। व्यापार, परिवहन, ये सब। ठीक है, उद्योग जो पढ़ रहे हैं वो प्राकृतिक तो नहीं है, वो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, तो वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक, और राजनीतिक भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति से संबंधित पाठ पूरा इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? ये हो गया भूगोल का सामान्य परिचय। अब हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत का मैप दिख रहा है आपको? बीच बीच में ढेर सारी बातें मैं बताते जाऊंगा। भारत का पहला मैप किसने बनाया था, क्या हुआ, कोई बता सकता है क्या? भारत का सबसे पहला मैप किसने बनाया, कहाँ बनाया, किस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे? ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले? नहीं। तो भारत के सामान्य परिचय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हमें भारत के सामान्य परिचय में पढ़ना है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किस देश के साथ में कितनी सीमा है, समुद्र तटीय क्षेत्र कौन से हैं, भौगोलिक मतलब स्थलीय सीमा वाले देश कौन कौन से हैं, चाइना से लगे हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले भारत की रेखाएं देखते हैं हम, जो विदेशों से संपर्क करती है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये भारत का यदि देखें तो ये यहाँ से हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र शुरू हो गया। यहाँ से ये जो है ये भारत का समुद्र तटीय क्षेत्र शुरू हो जाता है इधर से, और यहाँ तक क्या है, ये यहीं तक होता है, यहाँ तक है। ये तो बांग्लादेश है, यहाँ तक हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर देखने को मिलेंगे। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। इधर हमें ये लक्षद्वीप समूह देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? अरब सागर में, अरब सागर में। अरब सागर भी बोला जाता है इसे, और यहाँ पर और दूसरा नाम क्या है इसका? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी बोला जाता है। ये खंबात की खाड़ी है और ये बंगाल की खाड़ी। यहाँ से जो नदियाँ निकल रही है, दक्षिण के पठार से कुछ नदियाँ इधर जा रही है, कुछ नदियाँ इधर जा रही है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो अक्सर जो नदियाँ हैं वो कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी। या फिर कुछ इधर पाकिस्तान होते हुए जाती है तो वो अरब सागर में आती है, फिर वो अरब सागर आती है। अब इसमें एक रेखा पड़ी होगी डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा पढ़ा के किसी ने? किस किस के बीच में है ये? अफगानिस्तान और भारत के बीच में। 1896 में बनी थी, 1896, 1896। लेकिन क्या हुआ, ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी,
1947 वाला मैटर हुआ भारत का विभाजन, और हरि सिंह वाला मैटर भी पढ़ लिया अपने जम्मू कश्मीर, और फिर कबायलियों का आक्रमण, और उसके बाद पीओके। तो ये भारत के बीच में और नहीं है, ये पीओके और अफगानिस्तान के बीच में, भारत की सीमा भी इससे नहीं लगती। तो डूरंड रेखा मुश्किल से कितने किलोमीटर? 106। 106 भी नहीं है, और कम है, लगभग 90 किलोमीटर के लगभग में ये रेखा बची हुई है। उसी प्रकार रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये किस किस के बीच में है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब बनी थी ये? 1947, 1947 रेड क्लिफ आयोग के द्वारा, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत के 2 राज्य पंजाब और बंगाल का विभाजन किया गया था, तो इधर रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसे जाना गया। फिर मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, और ये कहां पर है मैकमोहन रेखा? चीन और भारत के बीच में। ये भी सबको पता है कब बनी थी? 1914, 1914 में मैकमोहन रेखा। जीरो लाइन रेखा, जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में, जीरो लाइन, शून्य लाइन रेखा, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में बनी हुई, भारत और बांग्लादेश के बीच में बनी हुई, त्रिपुरा से होकर ये जाती है। फिर है पाक जल संधि, ये भी एक विभाजन रेखा है, पाक जल संधि। दिनेश कुमार नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, तो है ना, युवराज जी को भी नाम से ही पता चल गया होगा किन 2 देशों के बीच में है। पाकिस्तान। बिल्कुल सही, मुझे पता था आप ऐसे ही बोलोगे। हाँ, भारत और श्रीलंका के बीच में। बड़े हंस रहे थे आप, ये इधर ऐसे जवाब मिल रहे थे, है ना। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, पाक जल संधि जो है ये मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में श्रीलंका और भारत के बीच में, भारत के बीच में। और ये कहां से? भारत में है रामेश्वरम, पम्बन द्वीप, और आदम की खाड़ी होते हुए सॉरी आदम का पुल, यहीं से क्या बना हुआ? आदम का पुल। कुछ चैनल भी है जो एक दूसरे को अलग करते हैं भारत से संबंधित। ये इतना क्लियर हो गया, ये पहले से पढ़ा हुआ अपने डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, या पीओके और अफगानिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ रेखा 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा 1914 भारत और चीन के बीच में। जीरो लाइन ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। अब कुछ अलग अलग चैनल है, इसको खैर हम इसे बाद में पढ़ेंगे जब द्वीप समूह पढ़ेंगे। जैसे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल ऐसा नोट करके रख सकते हैं। वैसे इसे 10 डिग्री चैनल किसको अलग करते हैं? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये वाला, ये जो है ये वाली लाइन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम इसे, अभी तो ऐसे ही जब पढ़ रहे हैं तो नोट कर लो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल, ये किसको अलग करता है? पूछो, कल बताना, ठीक है, कल बताना। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, ये इधर है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप समूह है, ये मिनिकॉय, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 8 डिग्री चैनल
8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय, और इसके बाद में मालदीव वगैरह है, इससे मिनिकॉय और मालदीव को, फिर दूसरा देश शुरू हो जाएगा इधर, मिनिकॉय और मालदीव को, मिनिकॉय और मालदीव को। कोको स्टेट, कोको स्टेट, कोको स्टेट, कोको स्टेट। अब देखो ये उत्तरी अंडमान और ये दक्षिणी अंडमान, ये निकोबार द्वीप समूह। तो इसके ऊपर में एक देश है, कौन सा? म्यांमार। तो म्यांमार के बीच में है ये, ठीक है, म्यांमार के बीच में। तो लिखेंगे कोको स्टेट, कोको मतलब म्यांमार, और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको स्टेट, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में, उत्तरी अंडमान के बीच में। फिर है डंकन पास, डंकन पास, डंकन पास, ये किसके बीच में है? ऑनलाइन वाले बताए जरा, जिसकी किताब खुली है वो भी बता दे। मुझे तो यहाँ से सब दिख जाता है, कोई वीडियो बंद करे तो भी दिख जाता है, ऐसी सेटिंग ही है हमारे पास में। बता दे जरा। नहीं, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, दक्षिणी ये उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, ये बीच की जो विभाजन रेखा दिख रही है ये डंकन पास, दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के बीच में। एक है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। ये क्वेश्चन ऐसे जो बार बार पूछे जाते हैं और सबके ऑप्शन एक जैसे दिए रहते हैं, क्वेश्चन भर अलग रहता है। तो ग्रेट चैनल, अब ये निकोबार द्वीप समूह देखा, इसके बाद में इधर कौन से द्वीप समूह है? जावा, सुमात्रा, ये इंडोनेशिया, ये द्वीप समूह है। तो इसके बीच में जो रेखा है वो, तो लिखेंगे इसे ग्रेट चैनल, निकोबार व सुमात्रा, या इंडोनेशिया भी ऑप्शन में हो सकता है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप समूह, निकोबार व इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप समूह, द्वीप समूह। आर्यावर्त हमने पढ़ लिया, आर्यों का आगमन, और जहां पर उन्होंने निवास किया, उत्तर भारत को क्या कहा गया? आर्यवर्त। फिर इसका नाम क्या पड़ा? भरत। भारत के नाम पर क्या पड़ गया? भारत, एक शासक, भारत वर्ष। ईरानियों ने क्या कहा इसे? हिंदुस्तान का, ईरानियों ने हिंदुस्तान। सिंधु को मतलब स का उच्चारण ह करते थे और सिंधु नदी को पार करके आते थे, तो इसलिए सिंधु को हिंदू कहते थे और इधर जो देश था उसे हिंदुस्तान कहते थे। इसी प्रकार अपन ने पढ़ा, यूनानियों ने वो सिंधु को क्या बोलते थे? इंडस। सिंधु को क्या बोलते थे? इंडस। तो इंडिया का, भारत को क्या कहा फिर? इंडिया का। उत्तर भारत से यदि देखें तो एक क्वेश्चन बनता है भारतीय उपमहाद्वीप, ये क्वेश्चन बनता है भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। जैसे महाद्वीप, महाद्वीप मतलब जो बहुत बड़ा भूखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, वो महाद्वीप है। और द्वीप मतलब छोटा सा भूखंड जो जो जल राशि के बीच में, जल राशि के बीच में। अब एक होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ। अब ये देखो, अब ये इसको यदि माने तो ये कौन सा भाग हो गया? पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। पश्चिम, पूर्व और दक्षिण, तीनों ओर से काय से घिरा है? ये पानी से
घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? प्राइवेट। भारत क्या है? एक प्राइवेट है। चूंकि भारत एक देश नहीं है, यहाँ पर कई देश है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया? भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, ये सरल सा क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो लिखेंगे भारत, बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। कितने देश आते हैं? 5 देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। नोट कर लेना, सरल सा क्वेश्चन। इसमें क्या जोड़ देते हैं? इसमें जोड़ देते हैं, एक तो श्रीलंका जोड़ देते हैं, ये, और वो समुद्री सीमा वाला कौन सा? म्यांमार को जोड़ देंगे उसमें। तो और ये इसमें शामिल नहीं, इसमें शामिल नहीं है। अब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है विश्व में? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये दुनिया के देश भी पढ़ लेंगे हम यहाँ पर। सबसे बड़ा देश कौन सा है? अब आपने भारत को तो बोल दिया 7वां, है ना? विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। एक और पढ़ लेते हैं हम, 8वां। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा देश है? रूस हो गया, ठीक है, मान लिया आपकी बात। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर कनाडा। अब सोच के बताया जरा, किसी ने कनाडा बोला, किसी ने चीन बोला, किसी ने यूएसए भी बोल दिया। तो दूसरे नंबर पर है कनाडा, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर यूएसए, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर कौन सा आता है? अर्जेंटीना। ये विश्व के सबसे बड़े देश, सबसे बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो फिर भारत का दूसरा नंबर है, अभी तो पहले नंबर पे पहुंच गया है, अभी पहले नंबर पर है। तो भारत, चीन और फिर तीसरे नंबर पे यूएसए। तीसरे नंबर पे कौन सा? यूएसए। ठीक। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत की सीमा से लगे हुए राज्य, भारत की सीमा से लगे हुए राज्य कौन से? भारत की सीमा से लगे हुए राज्य, अब मैप में देखते हैं तो ये जलीय सीमा बता दी थी मैंने, ये जलीय सीमा रहेगी इधर यहाँ तक, और ये स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। तो कुल राज्य यदि देखें हम, तो जलीय सीमा से लगे हुए राज्य कौन कौन से, वैसे देश कौन कौन से? उधर साइड से है तो फिर तो अरुणाचल और अपना उत्तराखंड है। हाँ, जलीय सीमा से लगे हुए राज्य, जलीय सीमा से लगे हुए राज्यों की बात नहीं करेंगे। भारतीय राज्यों से, भारतीय राज्य जो जलीय सीमा वाले हैं, जिनसे दूसरे देशों की सीमा मिलती है। तो ऐसे कोई राज्य है क्या हमारे पास में जिनसे हम जलीय सीमा शेयर करते हैं? श्रीलंका है, और पाकिस्तान है,
बांग्लादेश है, इससे जलीय सीमा है हमारी। बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, श्रीलंका से और म्यांमार। तो हम देखेंगे तो एक स्थलीय सीमा हम पढ़ते हैं सबसे पहले। स्थलीय सीमा हम जिससे शेयर कर रहे हैं, स्थलीय सीमा। तो एक सरल सा है, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। बचपन क्या होता है? बचपन ब से बांग्लादेश, बांग्लादेश, च से चीन, चाइना, पा से पाकिस्तान, पाकिस्तान, न से नेपाल, नेपाल, गुड। में को छोड़ देते हैं, है ना? एम से म्यांमार, भूटान, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो ये 7 देश है जिससे हमारी स्थलीय सीमा शेयर होती है। बचपन में एमबीए किया। तो सबसे पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कितनी सीमा है? 4096। भारत जो है ये यहां से सबसे अधिक जलीय जो स्थलीय सीमा है वो हम किससे शेयर करते हैं? बांग्लादेश से, बांग्लादेश से शेयर करते हैं। ठीक, ये बांग्लादेश से। तो कितनी? 4096। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हम पाकिस्तान के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, चाइना के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, चाइना के साथ में सबसे अधिक सीमा शेयर करते होंगे करके। तो भारत की सबसे लंबी सीमा हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं? बांग्लादेश के साथ में। फिर दूसरे नंबर पे है चाइना। चाइना का देखते हैं 3917, चाइना के साथ में 3917, 3917 चाइना के साथ में। तो ये भारत की जो सीमा है चाइना वाली, ये यहां तक चाइना के साथ में शेयर करेंगे। 3917। कहीं पर थोड़ा बहुत विवादित स्थल भी है इसमें, है ना? भारत का चीन के साथ में सीमा विवाद भी है। जैसे कहीं 3488 किलोमीटर, चाइना बोलता है कि इसमें से कुछ जो है वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, कब्जे में भी है, कुछ तिब्बत वाला क्षेत्र विवाद में है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा विवाद है। ठीक, फिर नेपाल की बात करें तो ये जो सीमा है, ये यहां से जो सीमा है ये नेपाल, ये चीन और यहाँ पर नेपाल। नेपाल के साथ में हमारी जो सीमा है वो 1752, नेपाल के साथ में 1752 किलोमीटर नेपाल के साथ में। अब इधर जो है ये जो सीमा हम शेयर कर रहे हैं, ये किसके साथ कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के साथ में भी अच्छी खासी सीमा 3310, 3310 सब किलोमीटर में है, 3310 किलोमीटर। इसके बाद म्यांमार, ये जो देश है यहाँ पर, ये म्यांमार। म्यांमार के साथ में हमारे देश की सीमा जो है वो है लगभग म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर। वो सॉरी, वो भूटान है, म्यांमार नहीं है वहाँ पर जहाँ मैंने इंडिकेट किया था, वो भूटान है। और भूटान के साथ में बहुत कम सीमा है हमारी, 587 किलोमीटर, 587 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर थी पहले, लेकिन अब पीओके के बाद में 80 किलोमीटर बची है वहां तक। 80 किलोमीटर का भी उल्लेख मिलता है, विवादित क्षेत्र है ये। तो
ये हमारे पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश, स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश। सबसे अधिक सीमा किसके साथ में? बांग्लादेश। बांग्लादेश। सबके सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में। अब घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में हमें लिखने के लिए बोल दिया जाता है कभी कभी। तो यदि घटते क्रम में देखें तो पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। जैसा क्रम दिया हुआ है, ऊपर से नीचे घटता क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, और नीचे से ऊपर बढ़ता क्रम आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार यदि देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार बता सकते हैं कोई कितना है? ये पृथ्वी और यह भूमध्य रेखा 0 डिग्री। क्या है ये? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये गोलाकार रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं हैं। ये किसी बिंदु पर मिलती नहीं। ठीक, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये दिशा कैसी है? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम अक्षांश रेखा होगी। और गोलाकार, गोला वृत्ताकार है, वृत्ताकार। जबकि देशांतर रेखाएं जो होती है वो इस तरीके से होती है, उत्तर से दक्षिण। ये इसको कौन सी रेखा बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये इस तरीके से होती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है तो अर्धवृत्ताकार होती है। ये कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार होती है देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा है उत्तर से दक्षिण, और अक्षांश रेखा है पूर्व से पश्चिम। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं कभी दो रेखाएं एक दूसरे पर किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, और देशांतर रेखाएं जो है गोलार्ध में एक दूसरे से मिलती है, शून्य बना देती है बिंदु पर, एक बिंदु पर सारी रेखाएं मिल जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये वृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है, तो 180 इधर होगी और 180 इधर होगी, तो देशांतर रेखाएं कितनी होगी? 360, डबल होगी। और जबकि अक्षांश रेखाएं 90 इधर 90 इधर और एक 0 डिग्री, तो कितनी होगी? 90 और 90 180 और एक 0 डिग्री 181। तो 180 मानेंगे इसे। कितना? 180। ठीक, और वो कितनी है? 360। वो कितनी है? 360। क्लियर है एकदम? देशांतर रेखा है 360 और ये कितने? 180। तो 0 डिग्री से अब देखो यहां पर, अब ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री। ठीक, ऊपर वाला भाग क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो है ये भी दो भागों में बांट देती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी और पूर्वी। अब ये उत्तर पूर्वी, ये दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम गोलार्ध हो गया। अब भारत की स्थिति क्या है ये देखिए यहाँ पर। अब ये अपन यहाँ से तो ये रेखा हो गई, ठीक, और यहाँ पर तो ये कौन से गोलार्ध में आ रहा है? दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में।
नीचे आ रहा है ये कि ऊपर आ रहा है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आ रहे हैं। अब ये 0 डिग्री भारत का अक्षांश से विस्तार देखेंगे तब हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो 8 7 से 37 8 4 8 4 से 37 6 ठीक। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 6 तो अब यहां पर ये 1 2 3 4 इस तरीके से बनेगी। तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये ऊपर के उत्तरी अक्षांश और ये नीचे की दक्षिणी अक्षांश। फिर देशांतरीय विस्तार देखते हैं इसका, देशांतरीय विस्तार, तब हम इसकी एकदम स्थिति को मैप में सही दर्शा देंगे ग्रुप पे। देशांतरीय विस्तार यदि देखें इसका तो 68 7 से 97 25, 68 डिग्री 7 मिनट से कितना 97 25। और ये क्या है? पूर्वी देशांतर। तो ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है। यहाँ पर भारत की स्थिति बनती है, ये भारत की स्थिति यहाँ पर बनी। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये एकदम ये याद रखना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तरी अक्षांश, और 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। कितना विस्तार है भारत का? अक्षांश से विस्तार 30 डिग्री। अक्षांश से विस्तार कितना है? 30 डिग्री। इसमें से इसको घटा देते हैं तो लगभग 30 डिग्री भारत का अक्षांश से विस्तार है। 30 डिग्री, 1 डिग्री के बीच में कितना अंतर होता है दो अक्षांशों के बीच में? 4 मिनट का। वो देशांतर रेखाओं के बीच में समय के लिए ये दूरी की बात करें तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अभी मत लिखो, यहाँ पर मैं लिखवाऊंगा उसको डिटेल में कि 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो इससे क्षेत्रफल भारत का विस्तार पता चल जाता है कि ये उत्तर से दक्षिण तक इसकी दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक इसकी दूरी कितनी होगी ये पता चल जाएगा इससे, क्योंकि 30 डिग्री है और 1 डिग्री के बीच में एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश को पार करने में कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर। तो 30 डिग्री है इसका विस्तार। अब देशांतर की बात करें तो देशांतर रेखाएं समय मापने के लिए होती है ये, क्योंकि ये पूर्व से देखो खींची तो उत्तर से दक्षिण, लेकिन दूरी कैसी है इसकी? ये इनके बीच में, और सूर्योदय होता है इधर से, है ना, और इधर पृथ्वी घूमती है ऐसे। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में जो लगा समय होता है वो होता है 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट। तो हमारा देशांतरीय विस्तार भी कितना है? देशांतरीय विस्तार कितना है? 30 के लगभग ही है। अब ये 98 में से 97 में से 68 को घटा देते हैं तो इसका विस्तार भी लगभग 30 डिग्री आ रहा है। तो फिर क्वेश्चन बनता है पूरब से पश्चिम में समय में कितना अंतराल होता है? तो वही 30 गुणा 4 करेंगे हम, तो लगभग 2 घंटे का हमें अंतराल देखने को मिलेगा, समय का अंतराल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, कि पूर्व में इतने बजे निकलेगा, पश्चिम में इतने बजे निकलेगा। ठीक, वो सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? भारत का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार, ये याद करने की चीज है। इसके बाद में देखते हैं भारत का क्षेत्र। अब ये विस्तार तो हमने पढ़ लिया, इतना है।
अब समुद्र तटीय ऊपर में क्या स्थलीय सीमा है, तो जैसे ही हम यहाँ गए तो पाकिस्तान बोल देगा हमारी सीमा में आने की जरूरत नहीं है, इधर गए तो चाइना बोल देगा हमारी सीमा में आने की जरूरत नहीं, यहाँ नेपाल बोल देगा, यहाँ भूटान बोल देगा, इधर म्यांमार बोल देगा हमारी सीमा में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो फिर यहाँ तो कोई देश नहीं है, तो समुद्र कितना है हमारा, समुद्र में हमारा विस्तार कितना है, 1200 मीटर, 12 समुद्री मील। बहुत बढ़िया बोला आपने। इसके लिए लिखा है मेरे पास में, भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र लिखेंगे, सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील बोलते हैं इसे, समुद्री मील या नॉटिकल मील, और यह 21.9 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर। ये जो 0 डिग्री रेखा है ये वाली, इसे क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। एक ग्रीनविच रेखा है जहां से अंतरराष्ट्रीय समय शुरू होता है, जबकि 180 डिग्री जो होगी वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होगी, लेकिन 0 डिग्री क्या बोलेंगे, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, अंतरराष्ट्रीय जो समय है वो GMT। अब ये कहां से ये कहां से गुजरती है, ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन के ग्रीनविच एक स्थान का नाम है, और वहां से अंतरराष्ट्रीय समय निर्धारित किया जाता है। अब यहां से देखें कि कितने दूर है ये, भारत यहां से कितने दूर है। भारत का मुख्य समय कहां से निर्धारित किया जाता है, 84 नैनी से, नैनी इलाहाबाद के पास में एक नैनी एक स्थान है, वहां से 82.1/2, 82.1/2 डिग्री। भारत की विश्व की मानक रेखा तो हमने पढ़ ली, विश्व की मानक रेखा कौन सी है, 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा। और भारत की मानक रेखा कौन सी है, भारत की मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट या 82.1/2, 82.1/2 पूर्वी देशांतर। भारत का जो समय निर्धारित किया जाता है वो इस आधार पर निर्धारित किया जाता है। समय निर्धारित कर एक स्टैंडर्ड टाइम, इसलिए कोई घटना कब घटी थी ये तो पता हो, नहीं तो पता चला यूपी वाला बोल रहा है इतने बजे घटी थी, हम बोल रहे इतने बजे घटी थी। तो भारत इतना बड़ा देश है तो पूरे जगह पर एक जैसा टाइम होना चाहिए, तो इसके लिए एक तय कर लिया कि ये जो रेखा है वो कौन सी, 82.1/2 या 82 डिग्री 30 मिनट, ये भारत की मानक समय रेखा होगी, और यहाँ से हमारे यहाँ समय निर्धारित किया जाता है। इस रेखा के आधार पर समय निर्धारित किया जाता है। अब देशांतरीय विस्तार देखें हम, देशांतरीय विस्तार, तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, तो 97 ऐसे 30 को माइनस करते हैं तो लगभग 30 डिग्री मान के चलो, तो 30 गुणा 4, एक देशांतर रेखा के बीच में कितने मिनट का अंतर है, 4 मिनट का, तो कितना हो गया 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु देखेंगे, सबसे पश्चिम बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु, ये इतने में कहीं है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, समय का अंतर कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का अंतर होगा,
भारत का अभी पढ़ेंगे अपन, सबसे पूर्वी बिंदु किविथु और पश्चिम बिंदु, तो इनके बीच का जो अंतर है वो 2 घंटे का होगा। अब हम बात करते हैं ये जो ग्रीनविच टाइम है, अंतरराष्ट्रीय टाइम है, और भारत का जो स्थानीय टाइम है, इनके बीच में कितना अंतर है। तो ये पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है, पूर्व की ओर जाते हैं तो बढ़ता है, क्योंकि सूर्य कहां से उदय होता है, पूर्व से, तो पहले होगा। तो इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को के विषय में भी क्वेश्चन बनता है, जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन जोड़ देते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन घटा देते हैं, उसे अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ये देखें कि ग्रीनविच टाइम से हमारे देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इसके बीच में कितना अंतर है। तो ग्रीनविच टाइम 0 और हमारा 82:30, तो 82 में कितने का गुणा कर देंगे, 4 का। कितने का गुणा कर देंगे, 4 का। तो 4 दूनी 8 और 4 अठे 32, 328। और फिर ये 30 मिनट है, इसको हम 2 मिनट 2 आधा मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 330 मिनट। नहीं, इतना ही हुआ था, फिर से देखिए 328, तो ये 330 हो गया, और इसमें कितने का भाग देंगे, 60। 330 मिनट आगे, और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, तो प्लस 5.5 घंटे। तो भारत का जो समय होगा ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो 5.5 घंटे भारत का समय ग्रीनविच टाइम से आगे होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में, यदि इधर पश्चिमी गोलार्ध में होता, चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में हो, लेकिन पश्चिमी गोलार्ध में होगा तो माइनस में होता, पूर्वी गोलार्ध में इसलिए वो प्लस में रहेगा। तो 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। भारत का पहला मानचित्र, ये बोला था मैंने, कभी लिखवाऊंगा मैं। भारत का पहला मानचित्र एनविले ने 1752 में बनाया था, 1752 पहला मानचित्र 1752 में। भारत की आकृति कैसी है, ये कैसी है, मैप दिख रहा है तो चतुष्कोणी, 4 कोने निकले हुए, चतुष्कोणीय है। भारत की ये समुद्र तटीय राज्य कितने हैं भारत में, भारत के समुद्र तटीय राज्य कितने हैं, 9। अब सबसे पहले हम ये देखें, ये कौन सा है, गुजरात, सबसे पहला राज्य समुद्र तटीय राज्य गुजरात। फिर ये वाला महाराष्ट्र, फिर ये वाला गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र, और ये उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लिखेंगे, 9 लिखे। इसमें सबसे ज्यादा किसकी जो रेखा दिख रही है, समुद्र तटीय रेखा किसकी दिख रही है, गुजरात। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, आंध्र। दूसरे नंबर पे किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। तो लिखेंगे भारत के 17 राज्य स्थलीय सीमा वाले हैं, उसको छोड़ देंगे। 9 राज्य जो है समुद्र तटीय सीमा वाले हैं, समुद्र तटीय सीमा वाले हैं। तो इसमें रेखा के आधार पर देखें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ये घटते क्रम में लिख लिया है हमने। अब 2-3 डेटा हम लिखेंगे इसमें। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का? इंदिरा कॉल, इसे भी लिख लेंगे इंदिरा कॉल, यहाँ पर है। और ये दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और सबसे दक्षिणी बिंदु, 2 है दक्षिणी बिंदु हमारे, एक है मुख्य भूमि का और दूसरा कौन सा होगा? द्वीपीय क्षेत्र में, द्वीपीय क्षेत्र में। तो मुख्य भूमि का इधर आएगा और द्वीपीय क्षेत्र का अंडमान में जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इस रेखा को यहां पर मिलाएंगे, बल्कि इस रेखा को सीधा करके यहां थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो ये इसको इधर लेके आएंगे ऐसे और नीचे आएगा दक्षिणी बिंदु। तो मुख्य बिंदु मतलब मुख्य भूमि का अलग आएगा और समुद्र तट का अलग आएगा। तो दक्षिण बिंदु जो है वो मुख्य भूमि का है कन्याकुमारी, या जिसे कैप कमोरिन अंतरिक्ष कहा जाता है। ये 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। यहां क्वेश्चन बड़ा कठिन उठता है, कहां पर है इंदिरा पॉइंट? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यही तो हम भी याद करते हैं, तभी फेल हो जाते हैं। और उसमें दिया रहता है उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, ग्रेट अंडमान में। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर बोलते हैं यार यहाँ तो बड़ा मतलब मुखोटे पहन के आ गए, चारों एक जैसे ही है, वह दिक्कत हो जाती है। तो ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में। कहां पर है? ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है। 6 डिग्री 4-5 मिनट, 6 डिग्री 4-5 मिनट। और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। अब देखो जरा भारत की दूरी कितनी होगी उत्तर से दक्षिण? उत्तर से दक्षिण जो दूरी है 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। अब पूर्व से पश्चिम, ये गौर माता और ये यहां पर है किबिक, गौर माता और ये किबिक। तो भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु है गौर माता, गुहार मोती भी जिसे बोलते हैं, गुजरात में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पश्चिम बिंदु कहां पर है? गुजरात में। और पूर्वी बिंदु कहां पर है? किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 2933, 2933, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। एक कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे अपन। कर्क रेखा यही वाली बोलेंगे इसे, पश्चिम से पूर्व 82
23.5 डिग्री। चलो हम यहाँ पे इसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। 23 सही 1/2 और 23 सही 1/2। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और ये 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहेंगे, और 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहेंगे। इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक, ये याद रखना है। अब भारत के बीचों बीच में से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। मुख्य अक्षांश रेखाओं में से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में से गुजरती है। बीचों बीच में, जैसे ये हमने ये लाइन खींची है ना, इस तरीके से एक रेखा भारत के बीचों बीच में से गुजरती है और उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23 सही 1/2 डिग्री, 23 सही 1/2। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो कर्क रेखा है भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको हमें पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम याद करना पड़ता है। क्वेश्चन ऐसा कठिन बनता है यहां से। तो हम उधर से देखेंगे। सबसे पहले लिखो, एक सूत्र हमने बनाया है। कौन सा सूत्र है इसका? आपने पढ़ा है कोई? नहीं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो मी से मिजोरम, मी से मिजोरम लिखेंगे इसे, वहां से शुरू हो रहा है। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। हो गए 8। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब यहां से यदि देखेंगे तो ये वाली तो नहीं है, ये तो हमने शॉर्टकट अपनाया है दूरी मापने के लिए, लेकिन ये इधर से जाती है, बांग्लादेश होते हुए यहां से जाती है कर्क रेखा। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और ये बिहार, झारखंड होते हुए, तो बिहार तो अब इससे हट गया है, लेकिन कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड। पहले जब ये दोनों राज्य एक थे, झारखंड और बिहार, पुरानी किताब पढ़ेंगे तो फिर वहां पर बिहार देखने को मिलता है, झारखंड। क्लियर हो गया? आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के लिए टाइम कितना होगा? ठीक, कल का जो टॉपिक होगा भौतिक विभाग शुरू करेंगे, और इससे पहले हम पढ़ेंगे भारत की सीमा से लगे हुए प्रमुख देश। हमने सीमा पढ़ ली उनकी, इतने किलोमीटर है, लेकिन चीन के साथ में कौन से राज्य हमारे सीमा शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, कौन से शेयर करते हैं, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।